हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 में अंग्रेजी का जो पेपर है वो किस प्रकार होएगा, किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। RSCERT उदयपुर द्वारा कक्षा 8 की अंग्रेजी के लिए जो नमूने का प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022। तो RSCERT उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 यानी 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 2.30 आवर यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 यानी 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर आपके सेशनल जाएंगे। तो अंग्रेजी के पेपर का जो पहला भाग होगा सेक्शन ए, वो सेक्शन ए होगा और सेक्शन ए में आपके कुल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, यानी एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके डिफरेंट साउंड, यानी आपको जो कुछ 4 वर्ड दिए गए होंगे उन 4 वर्ड में से कुछ शब्द जो होंगे वो कुछ जो लेटर जो होंगे वो अंडरलाइन होंगे। तो अंडरलाइन जो लेटर है उनमें से किसकी आवाज़ डिफरेंट है, किसका साउंड ध्वनि डिफरेंट है, उसको आपको छांटना है। तो अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन। WALL वॉल, SALE सेल, CALL कोल और HALL होल। तो अपन देखते हैं वॉल, कोल, होल और सेल। तो इसमें ओ का उच्चारण हो रहा है, इसमें भी ओ का, इसमें भी ओ का हो रहा है, लेकिन इसमें SALE सेल, इसमें ए का उच्चारण हो रहा है, यानी इसकी जो ध्वनि है वो डिफरेंट है, साउंड डिफरेंट है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अभी देखो EA के नीचे अंडरलाइन है तो EA का उच्चारण अपन को देखना है। तो बिस्ट, ई का उच्चारण हो रहा है, लिस्ट, ई का उच्चारण हो रहा है, रिच, ई का उच्चारण हो रहा है और रेडी, ए का उच्चारण हो रहा है। बिस्ट, लिस्ट, रिच और रेडी, ए का उच्चारण हो रहा है, यानी इसका जो साउंड है वो डिफरेंट है। तो अपना सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट प्लूरल, प्लूरल कहते हैं बहुवचन, सही बहुवचन चुनिए ऑफ द वर्ड शब्द चाइल्ड, चाइल्ड का, यानी चाइल्ड का जो है सही बहुवचन है। तो अपन ने एकवचन बहुवचन सीखे हैं, सिंगुलर प्लूरल बनाना सीखा है। तो चाइल्ड का जो प्लूरल बनता है वो बनता है चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस भी नहीं होता है, बॉयज़ भी नहीं होता है। तो चाइल्ड का जो प्लूरल होगा वो होगा चिल्ड्रन। तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी। चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन, और सही आंसर बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ टूथ, TOOTH टूथ। और टूथ का बहुवचन जो है प्लूरल जो है अपन ने सीखा है टीथ होता है, TEETH टीथ। टूथ्स भी नहीं होता है, टीथ्स भी नहीं होता है और टूथ भी नहीं होता है, टीथ होता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए, टीथ, TEETH टीथ, ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है चूज द करेक्ट आर्टिकल, सही आर्टिकल चुनिए। कंचल इज आइलैंड, AN द और क्रॉस, आइलैंड, आइलैंड में आ उच्चारण हो रहा है, स्वर से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसके जो आर्टिकल आएगा वो एन आएगा। तो कंचल इज एन आइलैंड। ही इज यूरोपियन, ये भले यू से चालू हो रहा है लेकिन इसकी जो ध्वनि है य आ रही है, य, यानी व्यंजन से उच्चारण हो रहा है और व्यंजन से उच्चारण होने की वजह से इसके साथ आर्टिकल ए आएगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाए आप कि ई देख के एन नहीं भर दें। यहाँ आपको ध्यान रखना यूरोपियन में इसका जो उच्चारण हो रहा है य से हो रहा है और य से उच्चारण होने की वजह से इसके साथ आर्टिकल जो है ए आएगा। तो ही इज ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 7, 8 जो है दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपके अपोजिट जेंडर से संबंधित पूछे गए। तो अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7, 8 में दिया गया है कि चूज द करेक्ट अपोजिट, सही विलोम शब्द चुनिए, अपोजिट जेंडर इन जेंडर ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी दिए गए शब्द का सही विपरीत लिंग चुनिए या सही अपोजिट जेंडर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा मदर, मदर यानी माँ, और इसका अपोजिट जेंडर फादर, ब्रदर, सिस्टर और अंकल। तो मदर का अपोजिट जेंडर फादर होता है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह अंकल, अंकल और अंकल का अपोजिट जेंडर इसमें से ढूंढना है, सिस्टर, आंट, मदर, नन ऑफ द अबव। तो अंकल का अपोजिट जेंडर आंट होता है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, यानी बूढ़ी महिला व्हील चेयर में बैठी हुई थी। वर हैंड्स वर फोल्डेड, हाथ जुड़े हुए थे। तो
ओल्ड लेडी वाज, तो ओल्ड लेडी के लिए आ रहा है और उसके लिए प्रोनाउन जो आएगा, ओल्ड लेडी स्त्री है और स्त्री के लिए प्रोनाउन शी होता है और शी का जो थर्ड फॉर्म होती है हर होता है। तो हर हैंड्स, उसके हाथ जुड़े हुए थे, तो हर आएगा यहाँ। देयर नहीं आ सकता क्योंकि बहुवचन नहीं है, हिज भी नहीं आ सकता क्योंकि लेडी के लिए स्त्रीलिंग आएगा और माई भी नहीं आ सकता। तो अपना सही प्रोनाउन जो आएगा यहाँ हर आएगा, हर हैंड्स वर फोल्डेड, तो सी अपना सही आंसर होगा। माई नेम इज निशा, मेरा नाम निशा है, एंड एम इन 8th क्लास, और मैं 8th क्लास में, क्योंकि माई का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो आई होती है, तो अपने यहाँ भरेंगे आई। माई नेम इज निशा, मेरा नाम निशा है, और माई का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है आई, तो यहाँ भर देंगे आई, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी आई। इसी तरह लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। राधा इज पुटिंग हर बुक्स, राधा रख रही है हर बुक्स, उसकी पुस्तकों को, द बैग, बैग में, इन और फॉर, इन यानी में और फॉर यानी के लिए, यहाँ बैग में रख रही है, तो में के अर्थ में प्रीपोजिशन जो आएगा वो इन आएगा। द कैट इज सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है, द ट्री, पेड़ के, अंडर या टू, तो पेड़ के नीचे बैठी हुई है और नीचे के अर्थ में प्रीपोजिशन अंडर आएगा, तो अपन टू और अंडर में से अंडर भरेंगे। वी ए नोवेल नाउ ए डेज, हम एक उपन्यास पढ़ रहे हैं आजकल, तो रीड और आर रीडिंग, नाउ ए डेज यानी जो है कंटिन्यूस टेंस को बताता है, और कंटिन्यूस टेंस की वजह से यहाँ जो अपने वर्ब आएगी वो आएगी आर रीडिंग, तो वी आर रीडिंग ए नोवेल नाउ ए डेज, हम आजकल एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो आर रीडिंग आएगा कंटिन्यूस टेंस को बताने के लिए। द सन, सूर्य, इन द ईस्ट, पूर्व में, राइजेस या रोज, तो ये जो है हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, और शाश्वत सत्य को बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ये आता है, तो यहाँ सन के साथ राइजेज आ जाएगा, रोज सेकंड फॉर्म इसलिए नहीं आएगी, तो राइजेज, द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है इन द ईस्ट। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। कैन और मस्ट, तो जहाँ भी अनिवार्यता होती है, कंपलसरी होता है, ऑब्लिगेशन होता है, वहाँ जो मॉडल जो आता है वो मस्ट आता है, तो अपन लिखेंगे वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमारे लिए यातायात का नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और अनिवार्य किसता की वजह से, ऑब्लिगेशन की वजह से यहाँ अपन जो मॉडल भरेंगे वो भरेंगे मस्ट। राइट द मिसिंग लेटर्स इन फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों में मिसिंग लेटर्स लिखिए, जो छूटे हुए शब्द है वो लिखिए, ए ई आई ओ यू में से, तो आर ई सी रिक्त स्थान आर डी, तो इसको अपन सही मीनिंग बनाएंगे तो ओ आ जाएगा, आर ई सी ओ आर डी, रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है टंग, ये टी ओ एन जी और ई आ रहा है बीच में खाली, तो यहाँ यू भरेंगे, तो अपना सही वर्ड हो जाएगा टी ओ एन जी यू ई। इसी तरह अगला वर्ड डी ए आर वाई, डायरी, तो डी आई ए आर वाई, डायरी, तो इस तरह से ये मीनिंग हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आएगा आपके वर्ड पूरे करने के लिए आएगा, मिसिंग लेटर्स लिखने के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सीधा क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड्स, राइट द अपोजिट विलोम शब्द लिखिए फॉर द गिवन वर्ड्स, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, और खाली का जो विपरीत या अपोजिट जो है वो है भरा हुआ, भरे हुए को कहते हैं फुल, तो एम्प्टी का अपोजिट हो गया फुल। एबल, एबल यानी योग्य, और इसका जो विलोम शब्द होता है वो अयोग्य, अयोग्य को कहते हैं अनेबल, तो एबल अनेबल। क्लीन, क्लीन यानी साफ, और इसका अपोजिट होगा गंदा, गंदे को कहते हैं डर्टी, तो क्लीन का अपोजिट हो गया डर्टी। तो एम्प्टी का अपोजिट फुल, खाली, भरा हुआ, एबल और अनेबल, योग्य अयोग्य, क्लीन साफ, और डर्टी गंदा। तो ये आपके अपोजिट का क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 में आपको रीअरेंज द वर्ड, शब्दों को जमाइए टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए, यानी आपको ऐसा वाक्य बनाना जिसका कोई मीनिंग निकले। तो इसमें लिखा हुआ कैपिटल जयपुर ऑफ राजस्थान इज द, तो इस सेंटेंस को अपन जमाएंगे तो सही सेंटेंस बन जाएगा, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। तो ये अपना पूरा सेंटेंस जमा के बना देंगे अपन, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। दूसरा सेंटेंस है आवर इज क्लास टीचर मिस्टर शर्मा, तो इसको जमाएंगे तो अपना नया सेंटेंस बन जाएगा, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। तो इसको अरेंज करने से नया सेंटेंस बना है, मिस्टर शर्मा इज आवर क्लास टीचर। तो इस प्रकार से आप जमा के सेंटेंस बना सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि राइट वन वर्ड, एक शब्द लिखिए फॉर द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्य के लिए, यानी दिए गए सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द लिखना है। ए पर्सन, वह व्यक्ति, वो मेक्स जो बनाता है वुडन थिंग्स, लकड़ी की चीजें, यानी वह व्यक्ति जो लकड़ी की चीजें बनाता है, और उसका सी से मीनिंग चालू हो रहा है, सी से वर्ड चालू हो रहा है, तो लकड़ी की जो चीजें बनाता है उसको बढ़ई कहते हैं, और बढ़ई को अंग्रेजी में कहते हैं कारपेंटर। तो अपना वर्ड हो जाएगा कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर, बढ़ई।
समवन वू फ्लाइज एरोप्लेन, कोई व्यक्ति वो जो फ्लाइज उड़ाता है एरोप्लेन, जो एरोप्लेन उड़ाता है, हवाई जहाज उड़ाता है, तो पी से चालू हो रहा है और हवाई जहाज उड़ाता है, उसको पायलट कहते हैं। तो अपना वन वर्ड हो जाएगा पायलट, PILOT, पायलट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रश्न आपके ऐसा आएगा जिसमें आपको किसी कहानी की घटनाओं को दिया गया होगा उल्टे सीधे क्रम में और आपको उसको सही क्रम में लिखना है कि कौन सी बात पहले हुई थी। तो यहाँ दे रखा है मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को जमाइए अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, उनकी घटनाओं के क्रम में, यानी कौन सी घटना पहले घटी उस क्रम में आपको जमाना है। तो इसमें आपको 5 घटनाएं दे रखी है। वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, क्रो बिकेम हैप्पी एंड सेइंग, फॉक्स टोल्ड क्रो टू सिंग ए सेइंग और वंस देयर वाज ए क्रो। तो इन सभी घटनाओं को देखेंगे तो अपना सबसे पहला जो घटना है वो ये कि एक बार एक कौवा था, ये कहानी की अपनी पहली घटना होगी। तो अपन इनको क्रम से जमाएंगे तो पहली घटना हो जाएगी वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। फिर एक दिन कौवे को ब्रेड का, रोटी का एक टुकड़ा मिला। तो दूसरी अपनी जो इवेंट हो जाएगा वो हो जाएगा वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, वन डे द क्रो गोट ए पीस ऑफ ब्रेड, एक दिन कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। फिर तीसरी जो घटना है फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, लोमड़ी रोटी के टुकड़े को लेना चाहती थी। फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, तो तीसरा इवेंट हो जाएगा फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। फिर चौथी घटना फॉक्स टोल्ड क्रो, लोमड़ी ने कौवे को कहा टू सिंग ए सॉन्ग, गीत गाने के लिए। फॉक्स टोल्ड क्रो, लोमड़ी ने कौवे को कहा टू सिंग ए सॉन्ग, गीत गाने के लिए। तो ये अपनी चौथा इवेंट हो जाएगा। और लास्ट पांचवा इवेंट क्रो बिकेम हैप्पी, कौवा खुश हो गया एंड सेइंग, और गाने लगा, कौवा खुश हो गया और गाने लगा। तो ये पांचों घटनाएं परीक्षा में आपको किसी भी कहानी की घटनाएं दे दी जाएगी और उनको आपको सही क्रम में जमा के लिखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, काफ़ी सरल है। आप पांचों घटनाओं को पढ़ें और फिर अनुमान लगाएं कि कौन सी घटना पहले घटी है। अब आता है पेपर का सेक्शन बी। अभी तक सेक्शन ए अपन सरल कर रहे थे, अब आ जाते हैं पेपर के सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी भी काफ़ी सरल है, आपको थोड़ा सा सावधानी रख के इनको हल करना है। सेक्शन बी में 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीड द पैसेज केयरफुली, दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको 4 लाइन का या 5 लाइन का पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो अपना पैसेज दे रखा है एवरी मंडे, यहाँ से लगाकर लास्ट क्वार्टर्स, और इसके ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वेयर डिड विपिन बाबू गो ऑन एवरी मंडे, यानी वेयर यानी कहाँ, तो कहाँ का आंसर इसमें आना चाहिए। यानी विपिन बाबू प्रत्येक सोमवार को कहाँ जाते थे, तो इसमें आया एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक टू फ्रॉम विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन कालीचरण इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो विपिन बाबू वेंट टू न्यू मार्केट, विपिन बाबू नए मार्केट में जाते थे ऑन एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को। तो ये इसका आंसर हो गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड विपिन बाबू गो इन न्यू मार्केट, वाई डिड विपिन बाबू क्यों जाते थे, गो यानी जाते थे इन न्यू मार्केट, नए मार्केट में। इसमें आंसर आया है टू बाई बुक्स, इसका मेन आंसर है। तो अपन लिख देंगे विपिन बाबू वेंट इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स, क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाज विपिन बाबू ए गुड मिक्सर, क्या विपिन बाबू एक अच्छे मेल मिलाप वाले व्यक्ति थे, तो इसमें आया है कि ही वाज नॉट ए गुड मिक्सर, यहाँ आया है लिखा हुआ है कि वाज नॉट ए गुड मिक्सर, नहीं थे वो। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा नो में, नो विपिन बाबू वाज नॉट ए मिक्सर। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, इसी पैसेज का क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ बुक्स, किस प्रकार की पुस्तकें विपिन बाबू नॉट लाइक, विपिन बाबू को पसंद नहीं थी। तो क्राइम स्टोरीज आया पैसेज में, वो पसंद करते थे, घोस्ट स्टोरीज पसंद करते थे, और लव स्टोरीज ये नहीं आया, और थ्रिलर्स ये आया। इसका मतलब उनको लव स्टोरीज वाली जो बुक्स थी वो पसंद नहीं थी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था पैसेज पर क्वेश्चन नंबर 4। आगे देख लेते हैं पैसेज का क्वेश्चन नंबर 5, टिक अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द पे निशान लगी ऑफ इनेमी, इनेमी का विलोम शब्द फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज में। तो अपन ने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है और उसमें इनेमी का अपोजिट जो आया विलोम शब्द आया फ्रेंड आया है, तो इनेमी का अपोजिट फ्रेंड होता है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत लिखिए, यानी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो विपिन बाबू लिव्ड अलोन, विपिन बाबू अकेले रहते थे, पैसेज में आया है बिल्कुल ट्रू है, सही है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ट्रू। विपिन बाबू हैड फ्यू फ्रेंड्स, विपिन बाबू के कुछ मित्र थे, पैसेज में आया है सही है, तो ट्रू हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आपको सावधानी से करना है। ये आपकी जो बुक है उस बुक की कोई भी पोइट्री के कोई स्टेंजा दे दिया जाएगा और उस स्टेंजा पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो ये अपने रीड द फॉलोइंग पोइट्री, नीचे दिए गए पद्य खंड को पढ़िए केयरफुली सावधानी से एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पोइट्री अपन को दे रखी है कि ए सिली यंग क्रिकेट एकस्टम्ड टू सिंग थ्रो द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। ये पूरी यहाँ तक पोइम है। मैं समय को बचाते हुए पूरी पोइम नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा इसके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। और इसके ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि वू वाज एकस्टम्ड टू सिंग, वू वाज एकस्टम्ड टू सिंग। तो यहाँ आया जिसका कि पोइट्री में ए सिली यंग क्रिकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिली यंग क्रिकेट वाज एकस्टम्ड टू सिंग। वू वाले प्रश्न का जो उत्तर होता है उसमें वू की जगह उत्तर लिख दिया जाता है। तो वू यानी कौन, और यहाँ उत्तर हो गया ए सिली यंग क्रिकेट। वू वाज एकस्टम्ड टू सिंग, ए सिली यंग क्रिकेट वाज एकस्टम्ड टू सिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन, क्रिकेट ने शिकायत करना कब शुरू किया। तो क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2.5 नंबर का। ये भी क्वेश्चन है कि क्रिकेट बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी। तो ये इसका बी, क्वेश्चन नंबर 18 का बी है। फिर आगे लेते हैं सी, यंग क्रिकेट वाज, यंग क्रिकेट था ब्रेव क्लेवर सिल्ली और ऑनेस्ट। तो पोइट्री में आया यंग क्रिकेट जो था वो सिल्ली था, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी, सिल्ली। द ग्राउंड वाज कवर्ड विथ, ग्राउंड ढका हुआ था फ्लावर्स स्नो वाटर या मड। तो ग्राउंड जो था बर्फ से ढका हुआ था, स्नो से ढका हुआ था, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बी, बी लिख देंगे। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखिए, सही के लिए ट्रू, गलत के लिए फॉल्स। द कपबोर्ड वाज एम्प्टी, कपबोर्ड खाली था, ट्रू, ये बात सही है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ट्रू। विंटर सीजन वाज कमिंग, सर्दी का मौसम आने वाला था, ये सही है, ट्रू। देयर वर लीव्स ऑन ट्रीज, पेड़ों के ऊपर पत्तियां थी, नहीं थी, इसमें पोइट्री में आया है नहीं थी, तो अपना आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18 पोइट्री का आएगा, इसको आपको करना है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो आएगा वो भी आपका पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी दिए गए पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होगा, इसमें 2.5 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और बाकी आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ इट इज। यानी इस पैसेज में आया है कि व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ इट इज। तो इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इस पैसेज की पहली लाइन में इसका आंसर आया है कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम। तो इसी से अपने आंसर हो जाएगा, आंसर लिख देंगे अपन कि पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ इट इज। दूसरा क्वेश्चन, राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों को पढ़ना है और फिर एक एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इसका पैसेज में आया है कि एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप्स etc। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज, फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप्स etc। इसका जो सी वाला क्वेश्चन है, वाई हैज एनवायरमेंट पोल्यूटेड, एनवायरमेंट पोल्यूटेड क्यों है, क्यों हो रहा है। तो मैन हैज टू मच इंटरफर्ड विथ नेचर सो एनवायरमेंट हैज पोल्यूटेड। तो ये इसका आंसर पैसेज में आया है। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन ये भी पैसेज में आया है, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन तीनों पैसेज में आए। फूड पोल्यूशन के बारे में नहीं आया, तो यानी फूड पोल्यूशन जो है वो पोल्यूशन का प्रकार नहीं है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा सी। राइट ट्रू और फॉल्स, सही के लिए ट्रू और गलत के लिए फॉल्स लिखिए। पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, पोल्यूशन एक ज्वलंत समस्या है, सही है ये बात, तो अपना आंसर हो जाएगा टी। एयर पोल्यूशन कॉजेज हेड डिजीज, वायु प्रदूषण से सिर की बीमारियां होती है, आया इसमें लास्ट में हेडेक होता है, तो सही है, तो इसका ट्रू लिख देंगे टी। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा टी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब आता है पेपर का अपना सेक्शन सी, और सेक्शन सी का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें 7 जो क्वेश्चन आएगा वो आपके आएगा एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अथवा में भी आपके आएगा लेटर। तो एक एप्लीकेशन और एक लेटर दोनों आपके, एक एप्लीकेशन आएगी और उसके अथवा में इंटरनल चॉइस के रूप में लेटर आएगा। तो आपको एप्लीकेशन अच्छी आती है तो आप एप्लीकेशन लिखें और लेटर अच्छा आता है तो लेटर लिखें। दोनों प्रश्नों को पढ़े, जो प्रश्न आपको अच्छा आ रहा है
अच्छा याद है उसको आप हल करें। तो मैं देख रहा हूँ इसमें नमूने के प्रश्न पत्र में अपने को क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि यू आर राज रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर and unable to go to school, write an application to your principal requesting him for 2 days leave। यानी आपका नाम राज है और आप जयपुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हैं, आप फीवर से बुखार से पीड़ित हैं और स्कूल नहीं जा सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिखिए टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य जी को फॉर 2 डेज लीव, 2 दिन की छुट्टी के लिए। तो इसमें निम्नलिखित जो वर्ड है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने एप्लीकेशन लिखना सीखा है, एप्लीकेशन में सबसे ऊपर एड्रेस आता है, तो इसमें अपने को जयपुर का एड्रेस दिया गया है, तो अपन सबसे ऊपर लिख देंगे पहली लाइन में जयपुर। फिर 2022 इसने दे रखा है, तो अपन को एड्रेस के तुरंत बाद अपने को मालूम है डेट आती है, तो अपन डेट लिखेंगे। आज 9 अप्रैल है तो 9 अप्रैल आप लिखने हैं, लेकिन आपको जिस दिन आपके अंग्रेजी की एग्जाम है वो डेट लिखे आप 9 अप्रैल 2022। फिर एप्लीकेशन इसमें जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया प्रिंसिपल को लिखनी है, तो अपना आ जाएगा द प्रिंसिपल। अगर वो आपको क्वेश्चन में द हेडमास्टर दिया तो आप लिखें द हेडमास्टर। फिर स्कूल का नाम आएगा, इसने स्कूल का नाम देर का है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, तो यहीं से आपको लिखना है देख के। सब्जेक्ट 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखना है, तो इसमें आया है तो अपन लिख देंगे फॉर 2 डेज लीव। फिर उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, अभिवादन, आप लोगों को सर लिखना है तो सर लिख दें। फिर आपने एप्लीकेशन की शुरुआत जैसा कि अपन सीखे हैं कि एप्लीकेशन की जो है प्रिंसिपल को लिखने जाने वाली जो एप्लीकेशन होती है उसकी एक फिक्स शुरुआत होती है। 2 तरह से अपन उसको शुरू कर सकते हैं, एक तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली से या एक विद ड्यू रेस्पेक्ट से। तो जैसे मैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली से शुरू कर रहा हूँ, तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक जो है कॉमन एप्लीकेशन होती है। इसके बाद अपन आप अपने जो मुख्य जो एप्लीकेशन लिखनी है उसका मुख्य भाग शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि यू आर इल, तो उसको अपन लिख देंगे कि आई एम इल, छोटे छोटे वाक्य बना दें आई एम इल। फिर इसमें दे रखा यू आर सफरिंग, तो इसको अपन लिख देंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, छोटे छोटे वाक्य आई एम इल, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फिर ये कह रहा है कि यू आर नॉट एबल, तो इसको अपन बदल देंगे आई एम नॉट एबल टू कम टू स्कूल, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। फिर आपकी लाइन चेंज करके लिख देंगे कि कृपया करके हमें 2 दिन की छुट्टी दे, तो अपन लिख देंगे प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। अब फिर इसमें फ्रॉम टू भी दिया इसने, तो फ्रॉम 9 अप्रैल 2022 टू 10 अप्रैल 2022। और फिर आप लिख देंगे थैंक्स, और थैंक्स के बाद इसने यूअर्स दे रखा है, थैंक्स के बाद मैंने गलती से ऊपर लिख दिया है, लेकिन आपको नहीं लिखना क्योंकि इसने दे रखा नीचे। तो यूअर्स, और फिर प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखी जाती है उसमें ओबीडेंटली आता है, तो अपन ने लिख दिया यूअर्स ओबीडेंटली, और नाम आपको चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है तो आप लिख देंगे राज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, और इसके अथवा में लेटर का जो क्वेश्चन आया वो भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का और अथवा का जो क्वेश्चन है उसमें आया इमेजिन यू आर नेहा, मान लो तुम नेहा हो, यू गोट ए बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम योर फ्रेंड लेखनी, तुम्हें अपने मित्र अपनी सहेली लेखनी की तरफ से बर्थडे गिफ्ट मिला है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फ्रेंड, अपनी मित्र को, टू गिव थैंक्स, धन्यवाद देते हुए फॉर द गिफ्ट, गिफ्ट के लिए। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट डिड यू गेट इन गिफ्ट, गिफ्ट में तुम्हें क्या मिला है। हाउ इट विल बी यूजफुल फॉर यू, और ये तुम्हारे लिए उपयोगी कैसे है। हाउ आर यू फीलिंग, और तुम कैसा अनुभव कर रही हो। तो ये अपने लेटर की मुख्य बातों में अपन लिख सकते हैं। तो जैसा कि अपन ने लेटर लिखना सीखा है, लेटर लिखने में सबसे पहले आपका एड्रेस आता है, क्योंकि इसमें अपन को एड्रेस दिया गया नहीं है तो अपन अपनी तरफ से एड्रेस लिख देंगे। जैसे मान लो मैं मावली से लिख रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा एग्जामिनेशन हॉल मावली। फिर एड्रेस के जस्ट बाद आती है डेट, तो अपन 9 अप्रैल को लिख रहे हैं तो मैं लिख दूंगा 9 अप्रैल 9 अप्रैल 2022। फिर आपके मित्र को लेटर लिखना है तो माई इसने दे रखा है तो माई डियर, और मित्र का हमेशा नाम आएगा, इसमें नाम दे रखा है लेखनी, तो अपना जो सैल्यूटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माई डियर लेखनी। अब लेटर की शुरुआत आप जनरल वे में कर सकते हैं, 2 लाइनें अपन हर बार लिखना सीखा है कि आई गोट योर लेटर यस्टरडे, ये शुरुआती लाइन आप लिख सकते हैं कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, आई एम वेल हियर, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ, एंड होप द सेम फॉर यू, और आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि तुम भी प्रसन्न होगी। फिर अब ये कह रहा है कि आपको बर्थडे के लिए गिफ्ट के लिए धन्यवाद देना, तो अपन अगली लाइन लिख देंगे कि थैंक यू वेरी मच, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट के लिए ऑन माई बर्थडे, मेरे जन्मदिन पर, तो मेरे जन्मदिन पर बर्थडे गिफ्ट देने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप लिख देंगे अपने को 2-3 मेन बॉडी के लिए अपने को सेंटेंस बनाने हैं, तो अपना सेंटेंस अपन बना देंगे कि आई मिस्ड यू वेरी मच ऑन द डे, कि मुझे इस दिन तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई, तो अपना सेंटेंस हो जाएगा आई मिस्ड यू वेरी मच ऑन द डे, कि मुझे इस दिन तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई। यू सेंट मी, तुमने मुझे भेजी है एक डिक्शनरी एज बर्थडे गिफ्ट के रूप में, कि तुमने बर्थडे गिफ्ट के रूप में मुझे डिक्शनरी भेजी है, शब्दकोश भेजा है। इट विल बी वेरी यूजफुल, यह बहुत उपयोगी होगी, फॉर मी, मेरे लिए। फिर अगला सेंटेंस आई नीडेड द डिक्शनरी आल्सो, मुझे डिक्शनरी की जरूरत भी थी,
नाउ अब आई कैन लर्न, मैं सीख सकूंगी डिफिकल्ट वर्ड, कठिन शब्द विथ इट्स हेल्प, इसकी सहायता से, कि अब मैं डिक्शनरी की सहायता से कठिन शब्द सीख सकूंगी। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, मुझे बड़ा प्रसन्नता महसूस हो रही है। थैंक यू अगेन, एक बार पुनः धन्यवाद, फॉर योर गिफ्ट, तुम्हारे गिफ्ट के लिए, एंड बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के लिए, कि एक बार पुनः तुम्हारे गिफ्ट के लिए और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। फिर क्लोजिंग लाइन जो है अपन ने, जैसा कि हर लेटर में अपन ने सीखा है कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, तो ये आपके जितने भी इनफॉर्मल लेटर होंगे उसमें ये लाइन अपन लिख सकते हैं। तो कन्वे माई रिगार्ड्स, मेरा प्रणाम कहना, टू एल्डर्स, बड़ों को, एंड लव टू यंगर्स, तो आपके इसकी क्लोजिंग लाइन हो जाएगी कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। फिर योर सिंसियरली इसने दे रखा है, और लेटर लिखने वाले का नाम चूंकि इसमें नेहा दिया गया है तो अपन लिख देंगे नेहा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो अपने इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपके इंटरनल चॉइस होगी। एक तो आएगी स्टोरी, और स्टोरी के अथवा में आएगा पैराग्राफ। तो आपको या तो स्टोरी लिखनी है या पैराग्राफ लिखना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो आप दोनों देख लें, अगर स्टोरी सरल है तो आप स्टोरी लिखें, पैराग्राफ सरल है तो आप पैराग्राफ लिखें। जैसे मैं देख रहा हूँ इसमें, तो इसमें लिखा राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन, गिवन आउटलाइन। तो इस आउटलाइन के आधार पे अपने को स्टोरी लिखनी है। तो आउटलाइन अपन पढ़ लेते हैं कि वंस ए डॉग गेट ए पीस ऑफ ब्रेड, क्रॉस ए पूल, looks on reflection, wants to get on another also, barks, opens, peace, falls, said। तो ये इस आउटलाइन से पढ़ने से मुझे पता चला है कि ये जो स्टोरी है ग्रीडी डॉग की स्टोरी है, लालची कुत्ते की कहानी। तो मैं इस कहानी को, स्टोरी को लिख दूंगा। तो सबसे पहले स्टोरी लिखते समय आप सबसे पहले स्टोरी का टाइटल लगाए। तो मैंने स्टोरी का टाइटल लगा दिया ग्रीडी डॉग। फिर आप छोटे छोटे सेंटेंस में स्टोरी लिखे, वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था। बिल्कुल छोटा सेंटेंस बनाए, वंस देयर वाज ए डॉग, एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत भूखा था, ही वॉज वेरी हंग्री। छोटा सा सेंटेंस, ही वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला, ही गॉट ए पीस ऑफ ब्रेड, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह पुल पार कर रहा था, क्योंकि इसमें आउटलाइन में दे रखे इन्हीं से अपन छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं। तो ही वॉज क्रॉसिंग ए पुल, वह एक पुल को पार कर रहा था। उसने पानी में देखा, ही लुक्ड डाउन इनटू द वाटर, उसने पानी में देखा। ही सा, उसने देखी, हिज ऑन रिफ्लेक्शन, अपनी खुद की परछाई, तो उसने पानी में अपनी खुद की परछाई देखी। तो ही सा हिज ऑन रिफ्लेक्शन। ही थॉट इट वाज अनदर डॉग, उसने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है, विथ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े के साथ। तो ही थॉट, उसने सोचा, इट वाज अनदर डॉग, यह दूसरा कुत्ता है, विथ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े के साथ। ही वॉन्टेड टू गेट दैट पीस आल्सो, वह उस रोटी के टुकड़े को भी लेना चाहता था। ही बार्क्ड, वह भौंका। एज सुन एज, जो ही ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा, फेल डाउन, नीचे गिर गया, इनटू द वाटर, पानी में। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास था। मोरल, स्टोरी के बाद आप मोरल जरूर लिखे, और इस स्टोरी से ये शिक्षा मिलती है अपने को कि ग्रीड इज कर्स, लालच अभिशाप है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 में जो स्टोरी आई है वो अपने लिखी है। इसके अथवा का क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा में दिया गया है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए अबाउट 70 वर्ड, 70 शब्दों में, ऑन माई स्कूल, माई स्कूल के ऊपर। इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, नेम ऑफ द स्कूल, बिग, क्लास, रूम्स, टीचर्स, फर्नीचर, वेल इक्विप्ड लैब, प्लेग्राउंड, गार्डन, ट्रीज, गेम्स आदि वर्ड जो है इनका अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने इसको लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप अगर पैराग्राफ भी लिखें तो पैराग्राफ का आप टाइटल जरूर लगा दें, शीर्षक जरूर लगा दें। तो मैंने पैराग्राफ का टाइटल लिखा है माई स्कूल, मेरा विद्यालय। जगह कम होने की वजह से इधर लिखा है मैंने, तो आप लिख दें माई स्कूल। खास बात आप ध्यान रखें कि आपको हर प्रश्न को हल करने के लिए उसके साथ ही खाली जगह दी गई होगी, वहीं आपको उत्तर लिखना है। आपके लिए इस बार उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी आपको नहीं दी जाएगी, प्रश्न पुस्तिका में ही आपको निर्धारित जगह पर उत्तर लिखना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो माई स्कूल, और माई स्कूल के ऊपर अपन ने पैराग्राफ लिखना शुरू किया है कि आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लधानी। तो आप अपने स्कूल का नाम लिखते हुए ये सेंटेंस बना दे कि आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लधानी। द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल, विद्यालय का जो बिल्डिंग है बहुत बड़ा है और सुंदर है। बिग भी लिख सकते हैं आप। द स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज एंड ब्यूटीफुल। देर आर 10 रूम्स इन इट, इसमें 10 कमरे हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, तो अपने हिसाब से इस पैराग्राफ को आपको बनाना है। देर इज़ एन ऑफिस आल्सो, और उसमें एक कार्यालय भी है। देर आर 15 टीचर्स इन इट, इसमें लगभग 15 अध्यापक है। छोटे छोटे वाक्य बनाइए आप। मिस्टर, खाली जगह आपके प्रिंसिपल का नाम लिख दे, तो मिस्टर
इज आवर स्कूल प्रिंसिपल, श्रीमान हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल है। देर आर अबाउट 40 स्टूडेंट्स इन इट, हमारे विद्यालय में लगभग 400 विद्यार्थी है। तो इस तरह से भी आप ये सेंटेंस बना दें, अपने विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है वो संख्या आप लिख दें। देयर इज ए वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब आल्सो, वहाँ एक अच्छी, हमारे विद्यालय में अच्छी एक कंप्यूटर लैब भी है। देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड इन इट, और हमारे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल मैदान भी है। देयर इज ए किचन गार्डन आल्सो, और हमारे विद्यालय में एक किचन गार्डन भी है। देयर आर सम बिग ट्रीज इन इट, और यहाँ कुछ बड़े पेड़ भी हैं। स्टूडेंट्स प्ले गेम्स इन द इवनिंग, और विद्यार्थी रात को शाम को यहाँ खेल खेलते हैं। माई स्कूल इज़ ए गुड स्कूल, मेरा विद्यालय एक अच्छा विद्यालय है। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मैं मेरे विद्यालय को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार से आप पैराग्राफ लिख देंगे तो आपको इसके पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार आपको ये तो मॉडल प्रश्न पत्र जो RSCERT ने जारी किया है उसको अपन ने हल किया है। इसी प्रकार का जो प्रश्न पत्र है, इसी प्रकार के टॉपिक को कवर करते हुए आपके बोर्ड की परीक्षा का पेपर आएगा, उसको आप सावधानी से पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के बाद जो खाली जगह दी गई है वहीं आप उसका उत्तर लिखें। इस वर्ष नया ये है कि आपको कॉपी यानी उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, प्रश्न पुस्तिका में ही उत्तर लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नामांक सही लिखें और दिन और दिनांक भी सही लिखें। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परीक्षा के लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं। आप अच्छे अंक प्राप्त करें, माँ सरस्वती आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।